नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, आज से 6 से 7 महीने पहले बिहार के शिक्षक संघ ने एक धरना दिया और वो भी अपने वेतन को लेकर, समान काम समान वेतन को लेकर, और करीब तकरीबन 4 लाख शिक्षक रोड पर थे। क्यों? क्योंकि उन्हें समान काम और समान वेतन नहीं मिल रहा था। नियोजित शिक्षकों का ये कहना था कि जो काम वो कर रहे हैं उनको उनके आधार पर उनको जो कीमत चाहिए, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो नहीं मिल पा रही है। तो वहीं सरकार उसके बावजूद भी ये समझने के जगह लगातार उन पर दबाव बनाए जा रही थी। मगर हैरानी की बात कहें या फिर शिक्षकों का संघर्ष, सरकार के द्वारा आखिरकार जाकर कैबिनेट में ये बिल पास तो हो गया कि शिक्षकों की जो शर्त है वो माना जाएगा। मगर सवाल ये है कि अभी भी इसके बाद जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश हैं। कारण क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में है छठू सिंह जी, जो जिला उपाध्यक्ष हैं राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ औरंगाबाद के जिला उपाध्यक्ष हैं। छठू सिंह जी, आइए जानते हैं उनसे कि आखिरकार जो सरकार ने उनके काम को, उनके वेतन को, जो उनकी मांग थी, सेवार शर्त थी, उनको माना है, तो फिर ये नाराज़ क्यों है? क्यों इनको नहीं लगता कि इनके जो शर्त है वो नहीं हुआ? सबसे पहले स्वागत है आपका, और आप ये बताएं कि सरकार जो ये पास की है इस पर आपको ऐतराज़ क्यों है? धन्यवाद। देखिए, ऐतराज़गी की बात यह है कि 4 मई को जब हड़ताल तोड़ने के लिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे संगठन ने वार्ता किया, तो वार्ता के साथ ही यह बात तय हो गई थी कि जैसे ही कोरोना का प्रकोप कुछ कम होता है तो संगठन से वार्ता करके हमारी सारे मांगों पर विचार की जाएगी। लेकिन सरकार ने इस चुनावी वर्ष में सिर्फ चुनावी फ़ायदा लेने के लिए पहले तो हमको चाइनीज़ वेतनमान दिया ही था, ये सेवा शर्त भी चाइनीज़ ही हमको लागू करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस सेवा शर्त के माध्यम से सरकार शिक्षकों को ठगने का काम कर रही है। और हम कहना चाहते हैं कि सेवा शर्त जो सरकार कैबिनेट से पास की है उसमें उसने नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त की हमारी मांग थी। लेकिन आप देखें स्थानांतरण में भी उसने क्या किया, महिलाओं को स्थानांतरण दिया है, विकलांगों को दिया, दिव्यांगों को दिया है, लेकिन पुरुष शिक्षकों के साथ उसने यहाँ पर ठगी किया। उनके लिए म्यूचुअल स्थानांतरण का प्रावधान किया है। हम इसके पहले देखें 34,540 वर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण में कितनी तरह की समस्याएं आई हैं, और यह स्थानांतरण का प्रावधान जो सरकार के द्वारा किया गया है यह भी पूरी तरह से जटिलताओं से भरा हुआ है। नियोजित शिक्षक जिनकी की नियोजन इकाई पंचायत और प्रखंड है, उसका जिला के बाहर ये कैसे स्थानांतरण करेंगे जब तक कि इन शिक्षकों को जिला संवर्ग में ये नहीं डालेंगे। यह सरासर शिक्षकों के साथ छल है। इसके बाद बात आती है अर्जित अवकाश की। शिक्षकों को इन्होंने मात्र 12 दिन सालाना अर्जित अवकाश का प्रावधान किया है, और कुल अर्जित अवकाश इकट्ठा करने की बात है 120 से ज़्यादा नहीं होगी। जबकि हमारे नियमित शिक्षक साथियों को 15 से 16 दिन वर्ष में अर्जित अवकाश देती है सरकार, और उन्हें 300 दिन तक इकट्ठा करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर भी सरकार हमको छल रही है। इसके अलावा जो है अनुकंपा, बिहार के सारे विभागों में अनुकंपा का प्रावधान है। अगर कोई भी कर्मी किसी भी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके आश्रित को नियमित पद पर अनुकंपा का लाभ मिलता है। लेकिन इकलौता यह विभाग शिक्षा विभाग है जहाँ पर नियमित शिक्षक भी अगर मर जाते हैं तो उनके आश्रितों को नियोजन पर दिया जाता था। पिछले कई वर्षों से उसको भी बंद कर दिया गया। आज हमारे कितने वैसे शिक्षक साथी हैं जो दुनिया को छोड़ चले हैं, उनके परिवार के भरण पोषण का कोई अब रास्ता नहीं है, वे अनुकंपा की बाट जोड़ रहे हैं। मतलब अभी जो धरना में जो लोग अभी इस कारण से हुए उनको भी अभी तक कोई सरकार के द्वारा से किसी तरह का अनुकंपा का लाभ नहीं मिला है। 4 लाख रुपया जो एक सामान्य जन को, चाहे वह एक्सीडेंट में मर जाता है या कोई घटना घट जाती है, उसको अनुदान देती है मात्र 4 लाख। वही अनुदान हमारे शिक्षक साथियों के भी मृत्यु पर दिया जाता है। वो भी अभी तक सरकार बहुत पहले घोषणा कर चुकी है, लेकिन आज तक सभी को प्राप्त नहीं हुआ है। आप जाइए जिला में तो लोग कहते हैं कि राशि ही नहीं है।
तो सरकार का व्यवस्था इतना लचर है, और खासकर नियोजित शिक्षकों के प्रति या यूँ कहिए शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित शिक्षकों के प्रति भी, कि बड़ी ही बदहाली की दौर से गुजर रहे हैं हमारे शिक्षक साथी। अच्छा, अगर बात करें तो सेवा शर्त में कहीं ना कहीं सरकार ने ये कहा है कि अब आपकी जो आर्थिक निधि है, आपके पैसे की जो सैलरी की बात थी, उसे बढ़ा दिया जाएगा ईपीएफ को लेकर, उस पर भी आपको एतराज़ है, क्यों? देखिए, सरकार ने घोषणा किया है कि हम 15% मूल वेतन में वृद्धि करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं? 1 अप्रैल 2021 से। ऐसी क्या सरकार की व्यवस्था है कि अगस्त में आप कैबिनेट करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं और वेतन में वृद्धि की बात करते हैं आप अप्रैल 2021 से, और वो भी 15%, जबकि इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यह लिख कर दिया है समान काम समान वेतन के लड़ाई के दौरान, सुनवाई के दौरान कि 20% कम से कम वेतन में वृद्धि करेंगे। आप उसका भी पूर्ति नहीं कर रहे हैं, जबकि हम सभी शिक्षकों का एकमात्र यह मांग था कि अगर हमारे साथ जो नियमित शिक्षक काम करते हैं उनका जो वेतनमान है उसी के समान हमको भी वेतनमान दिया जाए। हम सेम काम करते हैं तो हमको समान वेतन मिलना चाहिए। उनका जो सेवा शर्त है उसी के समान हमारा भी सेवा शर्त मिलना चाहिए। लेकिन सरकार हमको हर तरीके से छलने का काम कर रही है। मैं अनुकंपा पर आपको कह रहा था कि अनुकंपा पर सरकार ने प्रावधान किया कि टेट पास करेंगे और ट्रेंड होंगे तभी उनके आश्रित को नियोजन पर ही अनुकंपा का लाभ शिक्षक के पद पर मिलेगा। जब हम ट्रेंड ही हो जाएंगे और हम टेट पास ही कर जाएंगे तो फिर अनुकंपा की हमको ज़रूरत क्या है? हम नियमित बहाली में आ जाएंगे। अच्छा, तो आपकी एक मांग और भी थी कि समान काम समान वेतन, उसको सरकार ने खारिज कर दिया है। अब आपकी आगे की क्या कदम होगा? आप क्या चाहेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई अनवरत जारी है। सरकार ने जिस तरीके से छलने का काम किया है सेवा शर्त और वेतन वृद्धि के नाम पर, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। सरकार यह प्रयास सिर्फ लॉलीपॉप की तरह चुनावी वर्ष में शिक्षकों को ललचाने का काम कर रही है। हम इस चाल में फंसने वाले नहीं हैं। अगर इस चाइनीज सेवा शर्त को सरकार वापस नहीं लेती है, हम इस चुनाव वर्ष में इनको उनकी स्थिति से अवगत करवा देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जहां एक तरफ जो आपकी मांग थी उसको पूरा नहीं किया गया और अब अगर बढ़ाने की बात हो रही है ईपीएफ को लेकर के, तो वो अप्रैल में किया गया है, तो सरकार चुनावी फ़ायदा चाहती है इसलिए आप लोगों को ये किया गया है? जी, 100% सरकार सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये घोषणाएं कर रही है। ईपीएफ की जो बात की है सरकार, ईपीएफ का कानून 1952 में आया था और हर उस कर्मी के लिए अनिवार्य रूप से लागू था जो किसी संस्थान में 20 से अगर ज़्यादा संख्या में थे तो उनके ऊपर यह लागू होता था। और उस समय यह तय था कि 5,000 जिनका मूल वेतन होता था या 5,000 से कम, उन पर जरूर यह लागू होता था। और 10 से 12% कर्मी के वेतन से अंशदान के रूप में भविष्य निधि में कटौती होती थी और उतनी ही राशि जो है नियोक्ता की तरफ से भविष्य निधि में जमा किया जाता था। परंतु सरकार ने 2006 में नियमावली लागू किया, शिक्षकों का नियोजन किया। वेतन 4,000 5,000 था। उस समय इस दायरे में शिक्षक आते थे, लेकिन उसको इन्होंने भविष्य निधि से अलग रखा। आप सोच सकते हैं, एक शिक्षक 60 साल की उम्र तक नौकरी करेगा, प्रावधान है, और जब वह रिटायर करके जाएगा उसके पॉकेट में 1 नया पैसा नहीं रहेगा। उसके परिवार के कल्याण के लिए, उसके सामाजिक हितलाभ के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। अच्छा, अगर बात करें तो जो ईपीएफ की बात ही हम करेंगे, क्योंकि आपको एक यहीं पर दिख रहा है कि सरकार देगी, मगर क्या लगता है आपको कि वो कितना फ़ायदेमंद है? 15% जो देने की बात हो रही है वो है, कुछ फ़ायदा करेगा आपके लिए? नहीं, देखिए, सरकार एक तरह से शिक्षकों को छल रही है। अच्छा, सरकार कहती है कि हम 15% मूल वेतन में हम वृद्धि कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि इसी में से 12% आपका भविष्य निधि में कटौती होगा। आपकी वृद्धि कितनी होगी? 3%। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2021 से। जुलाई में हमारा 3% वृद्धि का पहले से प्रावधान है।
ये अब 3% अप्रैल में बढ़ा देगी, फिर कहेगी जुलाई में हम नहीं देंगे, हमको लाभ नहीं दे रही है। और भविष्य निधि की कटौती में ये कहती है कि 12% जो हम बढ़ा रहे हैं यह भविष्य निधि के कटौती में आपका जमा होगा, और 12% मेरे वेतन से कटेगा, वो भी भविष्य निधि के में जाएगा। तो हमको तो 3,000 रुपया का इसमें क्षति हो रहा है। जो 3,000 रुपया का तो वृद्धि कहाँ दे रही है सरकार? सरकार छलने का काम कर रही है। और हम यह आपको इसलिए कह रहे हैं, एक अभिपत्र जो आया है समेकित बाल विकास संस्थान के मार्गदर्शन के लिए, उसमें सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मी और नियोक्ता दोनों का अंशदान कर्मी के वेतन से कटेगा। यह तो बहुत बड़ा धोखा है। प्राइवेट कंपनी में भी साधारण मजदूर जो रोड में काम करता है, साधारण मजदूर जो ईंट व्यवसाय में काम करता है, उसके यहाँ भी कर्मी का अंशदान कर्मी देता है और नियोक्ता का अंशदान मालिक देता है। और यह सरकार कह रही है कि दोनों अंशदान आप ही के वेतन से कटेगा। तो सरकार क्या कर रही है? शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा छल कर रही है। समाज में शिक्षकों को बदनाम करने का प्रयास कर रही है कि हम तो वेतन बढ़ा रहे हैं और तब वो जो है शिक्षक हमारा विरोध कर रहा है। हम विरोध क्यों नहीं करें? जब चुनाव वर्ष है और आप बिना बैठाए हुए आपने यह एग्रीमेंट किया था 4 तारीख को कि हम जैसे ही कोरोना की स्थिति सुधरेगी हम आपसे बात करके और इसको समाधान करेंगे, लागू करेंगे। आप हमको बुलाए नहीं टेबल पर बात करने के लिए, आप एक तरफा घोषणा कर रहे हैं। आपके अंदर है क्या? आप इस चुनावी वर्ष में सिर्फ फायदा लेने के लिए और शिक्षकों को ठगने का काम कर रहे हैं। शिक्षक अब आपके झांसे में आने वाला नहीं है। ये शिक्षकों को भी जात पात में बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी बंटने वाला नहीं है। शिक्षक की एक जात है, वह शिक्षक है। और इस चुनावी वर्ष में अगर यह सेवा शर्त जो इन्होंने ढिंढोरा पीट रखा है, इसको वापस नहीं लेते हैं और इसको हूबहू नियमित शिक्षकों की तरह सेवा शर्त देकर और वेतन का समान काम का समान वेतन नहीं देते हैं, तो इस चुनाव में जिस तरीके से झारखंड में सरकार की विदाई हो गई रघुवर दास की, और उनके विदाई में शिक्षकों का भरपूर सहयोग रहा, भरपूर साथ रहा। भले हम 5 साल के लिए किसी अन्य सरकार को बर्दाश्त कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी अच्छे हों, बड़ी विकास करते हों, लेकिन जिस प्रकार से आपने ठगने का शिक्षकों को काम किया है, हम कतई आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। अगर आप समय रहते अभी भी नहीं चेतते हैं, इसको वापस नहीं लेते हैं, तो आपकी हम ईंट से ईंट बजा कर ही छोड़ेंगे। इस बार शिक्षक आपको छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अगर बात करें तो शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, बिहार में सबसे बड़ा सवाल शिक्षा पे ही आता है। अब चूंकि आप 78 दिनों के लगभग में धरना पर थे, उस क्रम में बच्चों के भविष्य की बात करें, क्योंकि हर बार सवाल होता है शिक्षकों से कि शिक्षक स्कूल में नहीं जाते हैं, मिड डे मील की सवाल आ जाती है कि सिर्फ खाते हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ शिक्षकों पर होता है। अगर बात करें तो 78 दिनों के धरना में बच्चों का भविष्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? इसमें किसकी गलती है, कौन जिम्मेदारी लेगा, शिक्षक या सरकार? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है और इसमें हर तरीके से सरकार की गलती है। हम आंदोलन में जाने से पहले महीनों से सरकार को अपने मांगों के बारे में पत्र के माध्यम से, धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराते आए हैं। उनको कहे हैं कि आप हमसे बात कीजिए, लेकिन सरकार हमारे साथ बात करने के लिए बैठी नहीं। हम विवश होकर, मजबूर होकर हमको 17 फरवरी से हड़ताल पर जाना पड़ा। हम तो बच्चों के भविष्य गढ़ने का काम करते हैं और हम उनके भविष्य को बर्बाद करने की बात सोचेंगे, इससे बेहतर है कि हम कहीं अपने आप को घर के अंदर बंद कर लें, वह ज़्यादा बेहतर है। अगर हम अपनी लड़ाई, अपनी नैतिकता की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो हम उन बच्चों को नैतिकता का पाठ, अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ने के लिए पढ़ा पाएंगे? ये संभव है? और सच्ची बात तो ये है कि हम अगर हड़ताल में गए हैं तो हम अपने बच्चों से सहमति लेके गए हैं कि बच्चों
आपके शिक्षक के साथ सरकार इस तरह का भेदभाव कर रही है। क्या आपको क्या करना चाहिए? आप ही के विद्यालय में एक शिक्षक है जिसको कि 60 से 80 हज़ार वेतन मिलता है और एक शिक्षक है जिसको 15 से 20 हज़ार वेतन मिलता है। क्या करना चाहिए आप हमको बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये तो आपके साथ भेदभाव है, आपको लड़ना चाहिए सर। और जब उनका हमको सहमति मिला है तब हम इस हड़ताल में उतरे हैं। और मैं आपसे और आपके माध्यम से इस सरकार को और उन बच्चों और उनके अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे ही कोरोना काल यह समाप्त होता है, हम उनके भविष्य के गढ़ने के लिए जो भी उनकी क्षति हुई है उसके लिए हम पुरजोर अपना समय विद्यालय आवर के बाद भी देकर उनकी भरपाई करेंगे। और हमारे शिक्षक समाज के लोग इसके लिए हर तरीके से तत्पर हैं, तैयार हैं। और आप देखिएगा आने वाला समय, हमको तो लगता है सरकार शिक्षा में बहुत बड़ी राजनीति कर रही है। ये चाहती नहीं है कि लोग यहाँ के शिक्षक हों, शिक्षित हों, बच्चे यहाँ के शिक्षित हों। क्योंकि जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, उनका परिवार शिक्षित हो जाएगा, तो इनकी राजनीतिक रोटी जो है वह सेक नहीं पाएंगे। ये बताइए, विद्यालय बंद है, कोरोना के चलते विद्यालय बंद है, शिक्षकों को कोरोना का भय नहीं है। आप क्वारंटाइन सेंटर में लगाते हैं, उसको कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था आप नहीं करते हैं, उसको आपने पीपीई किट नहीं दिया, उसके लिए अन्य सुरक्षा की व्यवस्थाएं आपने नहीं की, उसके न भोजन पानी का व्यवस्था किया। फिर भी आपके साथ कदम से कदम मिला के शिक्षक इस कोरोना की लड़ाई में खड़ा है कि नहीं खड़ा है? तो शिक्षक तो सदैव सरकार के हर आदेश का अनुपालन करता है, और जो काम इनका कोई नहीं कर पाता है वह शिक्षक समाज पूरा करता है। अच्छा, अगर बात करें तो आप तो चूँकि शिक्षक हैं और बच्चों के बीच में ज़्यादा रहते होंगे, सरकार बहुत वादे करती है, मिड डे मील की बात जहाँ तक है, आरोप आप लोग पे लगता है, खास करके शिक्षकों पे लग जाता है आरोप। मुझे ये बताइए कि जो बच्चों के बीच आप रहते हैं, जो भी घंटे में बच्चों की जो सुविधा मिलनी चाहिए, कोरोना काल चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई को माध्यम दिया गया है, क्या लगता है उन बच्चों तक शिक्षा पहुँच पा रही है उचित? अभी नहीं, देखिए, हम जिस परिवेश में बच्चों को शिक्षा देते हैं वे बहुत गरीब गुरबा के बच्चे होते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई तो वैसे लोगों के लिए है जिनके घर में लैपटॉप हो, जिनके घर में मोबाइल हो, हाईटेक व्यवस्था हो। लेकिन जिन सुदूर ग्रामों में चले जाइए, जिनके घर में खाने का पैसा नहीं है, सरकार की भी ये सोच है, अगर खाने का पैसा होता तो मिड डे मील का चावल और पैसा सरकार अभी हम लोग के माध्यम से बच्चों तक नहीं पहुंचवाती। तो वैसे बच्चों के लिए यह ऑनलाइन शिक्षा की बात ही बेमानी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात ही बेमानी है। आप विद्यालय खोल दिए हैं, शिक्षक आपने वहाँ पर रख दिया है, शिक्षकों को आप कोई सुविधा नहीं देते हैं, उनके सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए जो एक वातावरण होना चाहिए, और आप उसका कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट स्कूल से। प्राइवेट स्कूल एक कैंपस के अंदर, एक सुरक्षा तंत्र के अंदर, वहाँ पर जो गार्जियन भेजते हैं, गार्जियन की एक माइंड सेट है, वह विद्यालय पर अंगुली नहीं उठा सकते हैं। और यहाँ पर तो प्रत्येक गार्जियन यह मान के चलता है कि जो शिक्षक वहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं विद्यालय के प्रति सिर्फ लूटने की प्रवृत्ति है। ये माइंड सेट सरकार ने करवाया है। जबकि जितना हम समय अपने बच्चों पर देते हैं, सीमित संसाधन है हमारे पास, 6-6 महीना, साल भर तक विद्यालय में आप बच्चों को पुस्तक तक उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। बावजूद इसके हमारे शिक्षक साथी अपना पूरा समय और पैसा भी देकर बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास करने में लगे हुए हैं। हम तो एक नया बिहार गढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार हमको उपयुक्त वातावरण नहीं दे रही है। अगर हमको दे और एक समान शिक्षा प्रणाली लागू कर दे, प्राइवेट स्कूल का कंसेप्ट खत्म कर दे, तो आप देखिए इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पुराने कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इन्हीं विद्यालयों से पढ़ के गए हैं।
आज भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं इन विद्यालयों से पढ़ के जाकर, सरकारी विद्यालयों से जाकर। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब हम वैसा वातावरण, शिक्षकों में एक जो भय का वातावरण बना हुआ है, आर्थिक भय का, सामाजिक भय का, उस भय से उसको बाहर निकालिए। हम तो अपने घर की समस्याओं के, आर्थिक समस्याओं का ही समाधान नहीं कर पाते हैं, सरकार हमको देती क्या है। वैसी परिस्थिति में हम कितना भी बच्चों पर अपना समय दें। आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक जो घरेलू कामकाज से, उसके आर्थिक परेशानियों से, उसकी पत्नी बीमार है, उसका बेटा बीमार है, उसके लिए वह दवाई का व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, और विद्यालय में आया है तो विद्यालय में वह क्या समय देगा, कैसे पढ़ाएगा। फिर भी इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके शिक्षक जो है अपना पूरा समय, साधना उन बच्चों पर देता है, प्यार न्यौछावर करता है। आप विद्यालय में जाकर बच्चों से पूछिए तो कि उनके ये जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए उपयोगी हैं कि नहीं हैं। आप सिर्फ एसी कमरा में बैठकर और अपना नीति निर्धारण करते हैं और सीधे आरोप मढ़ देते हैं कि शिक्षक सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे भाई, तो इस शिक्षा का स्तर बढ़ कैसे रहा है। 30-32% भारत है, बिहार के अंदर आपका दर था, जो कहते हैं इसका, हाँ, साक्षरता दर, वह बढ़ के 70-72-74% कैसे हो गया। किनके बदौलत हो गया? इन्हीं शिक्षकों के बदौलत हो गया। पहले, आज से 10 साल 12 साल पहले विद्यालयों में ताला लटका रहता था, विद्यालय खुलते नहीं थे महीनों महीने। आज अगर विद्यालय में 100% नामांकन है, किनके चलते हैं? इन नियोजित शिक्षकों के चलते हैं। मतलब आप मानते हैं कि नियोजित शिक्षक अगर चाहते हैं, सरकार चाहती है कि पढ़ाई बिहार में सुदूर तरीके से अच्छे से हो, तो नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं या फिर जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जाना चाहिए। इसी से सवाल ये होगा कि चुनाव आ रहे हैं, आपने तो कह दिया कि सरकार का एक चुनावी लॉलीपॉप है, क्या नियोजित शिक्षक अब सरकार को जवाब देने को तैयार हैं? बिल्कुल 100% तैयार हैं। हम तो कमर कस चुके हैं और मेरे पास विकल्प क्या है। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर निकाल दे जॉब से तो सरकार निकाल दे तो हम तो ऐसे भी निकले हुए हैं। सरकार हमें देती क्या है? हम कहीं भी इतना पैसा कमा सकते हैं। हमने अपना सर्वस्व सरकार को दे दिया है, इस समाज को दे दिया है। हम तो इस उम्र दराज में पहुंच चुके हैं कि मेरे पास अब देने के लिए इनके पास बचा क्या है। अगर वह हमको अभी आर्थिक स्वावलंबन दे दे, उस भय से मुक्त कर दे कि आपके ऊपर न ग्रामीणों का दबाव रहेगा, न किसी का दबाव रहेगा, और आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए, उन्हें इस काबिल बनाइए कि एक विकसित बिहार का निर्माण हो सके, तो मैं कहता हूँ कि वह समय ज़्यादा दूर नहीं होगा। 1-2 साल में वह सारी चीज़ें धरातल पर स्वतः आपको दिखने लगेगी। लेकिन सरकार ही नहीं चाहती है, सरकारी शिक्षकों को उलझाए रहती है। देखिए, वेतन पटना से चलता है तो मीडिया में आने लगता है कि शिक्षकों का वेतन चला गया, मतलब सरकार बहुत बड़ा उपकार कर रही है हमको वेतन देके। हम काम कर रहे हैं तब आप हमको वेतन देते हैं। इतना ढिढोरा पीटने की क्या जरूरत है? वेतन के लिए शिक्षकों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। काहे भाई? ये आपका दायित्व है कि अगर महीना भर काम किया है शिक्षक, तो उसको समय पर वेतन का भुगतान हो, क्योंकि उसकी भी ज़रूरतें हैं, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, उनका भरण पोषण करना है। अगर आप उनके बारे में नहीं सोचिएगा और सिर्फ आप राजनीति कीजिएगा तो अब चलने वाला नहीं है। अब चलने वाला नहीं है। हम विवश हैं, मजबूर हैं। हमें अपने अधिकार की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर करने के लिए हर शिक्षक तैयार है। और इस चुनाव में इस बात का इनको एहसास हो जाएगा। अगर ये चाइनीज वेतनमान और चाइनीज सेवा शर्त वापस नहीं लेते हैं और एक सम्मानजनक समझौता के तहत
बिल्कुल हूबहू नियमित शिक्षकों की तरह सेवा शर्त और समुचित वेतन यानी समान वेतन अगर घोषित नहीं करते हैं तो अब हम इनको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारी लड़ाई मरने और मारने की हो गई है। हम तो उस स्थिति में आ गए हैं कि हम चाह कर भी इनके लिए जब हम रहेंगे तभी ना इनके लिए कुछ करेंगे। तो ये तो हमको उस स्थिति में ला के रख दिए हैं कि अब हम ना अपने परिवार को अपना अस्तित्व का ज्ञान करा पा रहे हैं और न ही समाज को। समाज में नियोजित शिक्षक का दंश हम जो झेलते आ रहे हैं, आज भी लोग यही कहता है कि ये लोग शिक्षा मित्र है और शिक्षा मित्र के कारण ही समाज में आज स्कूल और बच्चे जो है पढ़ के उस काबिल बन रहे हैं कि बिहार का नाम चारों तरफ। ये कितना स्कॉलरशिप देते हैं मैट्रिक में, कहाँ से बच्चे इतना पैदा हो रहे हैं जिनको कि इनको स्कॉलरशिप देना पड़ रहा है बिना पढ़ाई पढ़े। आखिर शिक्षक पढ़ाया है तभी तो वो स्कॉलरशिप ले रहा है बच्चा। तो शिक्षकों पर सरकार द्वारा दोष देना या समाज द्वारा दोष देना यह कतई न्यायपूर्ण नहीं है। शिक्षक अपना काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ छटू सिंह जी, जो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जो अभी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है, खासकर शिक्षकों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा बिहार में कैसे सुधरेगी, उन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा जब शिक्षक ही मन से स्कूल में जाकर पढ़ाने नहीं लगेंगे। आखिर सरकार चुनावी मुद्दा ही क्यों बनाना चाहती है बिहार की शिक्षा को और नियोजित शिक्षकों की मांगों को। बने रहिए हमारे साथ, नियोजित शिक्षकों की मांग लगातार बनी हुई है। आखिरकार देखना ये है कि सरकार ये चुनावी मुद्दों को आखिरकार कहां तक ले जाना चाहती है। क्या नियोजित शिक्षक फिर से सरकार की जो मांग है उस पर मान जाएंगे या नहीं मानेंगे, ये तो समय बता देगा। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।